हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की 81 परिभाषा सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु के तौर पर सारी परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा क्या है? भाषा की छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। इसके बाद में दूसरी परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। इसके बाद में स्वरों के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसके बाद में अगली जो परिभाषाएं हैं वो देखें। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को दो आधारों पर बांटा जा सकता है, उच्चारण के आधार पर तथा परस्पर मेल के आधार पर। इसके बाद में जो व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट परिभाषा क्या है? दो समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में अगली परिभाषा है, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। अगली परिभाषाएं हैं, सारी परिभाषाएं आपको तुरंत जल्दी बता दी जाएंगी क्योंकि 81 परिभाषाएं हैं, तो उसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए सभी को जल्दी बता दिया जाएगा। इसके बाद में 11वीं परिभाषा है, शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जा सकता है। शब्दों का जो वर्गीकरण है कितने आधारों पर किया जा सकता है? चार आधारों पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। इसके बाद में स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब इसके बाद में रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। इसके बाद में अगली है, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी तथा अविकारी शब्द। इसके बाद में जो शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं तो आप उसमें बता सकते हैं, जो शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद में हिंदी भाषा में उपसर्ग के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? उपसर्ग के चार भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग तथा उर्दू की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। इसके बाद में जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय है ये कहाँ पर जुड़ते हैं? शब्दांश के अंत में, मतलब जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ये कहाँ पर जुड़ते हैं? शब्दों के अंत में। तो मतलब प्रत्यय शब्दों के अंत में और जो उपसर्ग हैं वो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। इसके बाद में अगला आता है, जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं तो आप उसमें वहाँ पर परिभाषा बताएंगे। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद में जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद में दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं। अगर समास किसे कहते हैं तो आप उसमें परिभाषा के तौर पर बताएंगे। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहा जाता है। इसके बाद में अगली परिभाषाएं हमारी, समस्त पद में पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। नेक्स्ट है, समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास,
कर्मधारय समास तथा बहुब्रीहि समास। इसके बाद में जिस समास का प्रथम पद है प्रधान होता है और अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं तो आप उसमें बताएंगे जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसके बाद में जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अब अगली परिभाषा आती है जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसके बाद में जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद अगला आता है जिस समास के दोनों पद गौण हो तथा अर्थ की दृष्टि से कोई अन्य पद प्रधान हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा है दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अगली परिभाषा है संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। इसके बाद में अगली परिभाषाएं हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का वीडियो। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं देखें, दो स्वरों के परस्पर मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके बाद में स्वर व व्यंजन, व्यंजन व स्वर तथा व्यंजन व व्यंजन के संयोग से उनमें जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद में आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला है जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद में जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला आता है जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं, समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक। इसके बाद में जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अगली परिभाषा है जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद में संज्ञा एक विकारी शब्द है। किस प्रकार का शब्द है संज्ञा? संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसके तीन विकारक तत्व होते हैं, लिंग, वचन और कारक। अगला है पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। इसके बाद में अगला आता है लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसके बाद में संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसके बाद में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। अब कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। इसके बाद में आता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद में आता है पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो वहाँ पर आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद में आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित रूप से बोध कराते हैं, जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द इसका निश्चित रूप से बोध नहीं कराते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित रूप से बोध कराते हैं, जबकि अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम शब्द है वो निश्चित रूप से बोध नहीं कराते हैं। इसके बाद में जब अगला आता है हमारा प्रश्न, उसे जब ध्यानपूर्वक देखें, सुने और समझें। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
इसके बाद में अगला आता है जिन सर्वनाम शब्दों से मुख्य तथा आश्रित उपवाक्यों के मध्य संबंध स्थापित होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं के लिए कर रहा है मतलब निजी, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद में संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। इसके बाद में विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो आप उसमें बताना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब इसके बाद में अगली परिभाषा है जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो आप उसमें बताएंगे जिन शब्दों से किसी भी कार्य के करने या होने का पता चलता है या बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आप उसमें बताएंगे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके बाद में सकर्मक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है: एक कर्मक और द्विकर्मक। अगर पूछा गया कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है तो आप उसमें बताएंगे सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है: एक कर्मक और द्विकर्मक। इसके बाद में आता है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 7 भेद होते हैं। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? तो आप उसमें बताएंगे 7 भेद होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, विधि सूचक क्रिया। मतलब प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 7 भेद बताए गए हैं। इसके बाद में जब 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। काल के कितने भेद होते हैं? तो आप उसमें बताएंगे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके बाद में अगला है क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय के होने या करने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब समय, चल रहे समय में होने का बोध होता है तो क्या कहा जाता है? उसे वर्तमान काल कहा जाता है। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने या करने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने या करने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। ये कितने भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इसके बाद में अगला आता है क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहा जाता है। इसके बाद में अगला है भविष्यकाल के भी 3 भेद होते हैं। भविष्यकाल के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मध्य भविष्यकाल। इसके बाद में अगला आता है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो ये क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला आता है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अब 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। संबंध बोधक किसे कहते हैं? इसमें आप ध्यान रखें 77 वाला, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। और 2 वाक्यांशों, शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके बाद में अगला आता है 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं: समाधिकरण, समानाधिकरण तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसके भेद है? समुच्चय बोधक के भेद हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अगला है जो शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद जुड़कर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वह निपात कहलाते हैं। निपात किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद जुड़कर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे निपात कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये था 81 परिभाषाओं के फैक्ट
जो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।